हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एनवायरनमेंट घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज की, जिसमें आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा और लेक्चर नंबर ये होगा हमारा 6, जिससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज हमारा लास्ट होगा जिसमें पूरी एनवायरनमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिक्स को उठा सकते हैं या फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी या किसी एक सब्जेक्ट को शुरू कर सकते हैं, जिसकी आप लोग डिमांड करेंगे उसको ही हम लोग शुरू कर देंगे। या फिर एंशिएंट हिस्ट्री भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चली रही है पैरेलल, आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी यहाँ पर शुरू की जा सकती है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगेगी तो। और साथ ही साथ इस तरीके की सारी जानकारी यहाँ पे आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ को लेने के लिए तो इसे आपको पेड करना पड़ेगा। इट मीन्स ये पेड है और जिसकी कंप्लीट जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे दी जाएगी, जो आपको वीडियो के नीचे मोर सेक्शन जहां पे लिखा होता है वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज हम शुरू करेंगे प्रदूषण, और हमारे 2 चैप्टर हैं जो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रदूषण में पहले 2 वर्ड आते हैं, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है कि जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, यानी मानव के द्वारा अगर प्रदूषण किया जा रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक कारण। अब जैसे मान लीजिए कि मानवीय गतिविधि के द्वारा कुछ ऐसे प्रदूषणकारी कार्य हो रहे हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम उसे कौन सा कार्य कहेंगे? एंथ्रोपोजेनिक कहेंगे। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, तो ये जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे फैक्टर जिसको जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है? विघटित कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो ये जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे घरेलू अपशिष्ट हो गया, मलमूत्र हो गया, वाहित मल हो गया, सीवेज हो गया, तो इन सभी को, ये जो कि एक प्रदूषक के ही कारण होते हैं, क्योंकि घरेलू जो कचरा होता है वो भी एक प्रदूषण होता है। वाहित मल, अगर आप खुले में शौच कर रहे हो तो ये भी तो एक प्रदूषण ही है जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो इन सभी का अपघटन किया जाता है, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं उनके द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। और इसी तरीके से एक स्मॉग जैसी समस्या आप देखते हैं, तो स्मॉग की बात करेंगे तो ये आपका फॉग यानी कि धुंध और कोहरा दोनों से होता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा और वायु प्रदूषण की अवस्था है। जो प्रकाश रासायनिक धूम्र होता है, जिसको हम लोग स्मॉग भी कहते हैं, कोहरा वायु प्रदूषण की अवस्था है, क्योंकि गाड़ियों एवं औद्योगिक कारखानों से निकले हुए जो धुएं होते हैं उसमें उपस्थित होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषकों के रूप को जन्म देती हैं। जैसे ओजोन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पैन हो गया, जिसको हम लोग पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी कहते हैं, और इन्हें द्वितीयक प्रदूषकों से ही स्मॉग उत्पन्न होता है। अब द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, हालांकि आगे मैं डिटेल से चर्चा कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं दोस्तों, प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वो सीधे प्रदूषक के स्रोतों से निकलते हैं, सीधे स्रोत से निकलते हैं। और जबकि द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो प्राथमिक स्रोत से निकलने के बाद किसी और कंपोनेंट के साथ क्रिया करके तब जाके दूसरा प्रदूषक तैयार करते हैं। जैसे अगर मैं ओजोन की बात करूं तो ओजोन जो कि 90% आपके समताप मंडल में जो पाई जाती है वो अच्छी ओजोन मानी जाती है, वो प्रदूषण के रूप में नहीं होती है। और ये किसी भी प्रदूषक स्रोत से नहीं निकलती, बल्कि जब ये क्षोभ मंडल में जाती है और धुएं वगैरह वायुमंडल से क्रिया करती है तो ये हानिकारक ओजोन बन जाती है, क्षोभ मंडल वाली, जहां पे केवल 10% आपको देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से पैन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये सभी द्वितीयक प्रदूषकों में आते हैं। और पैन प्रदूषक से सामान्यतः आंखों में जलन पैदा होती है, देखने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन महसूस होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, सीधे जो चीज मैंने अभी डिटेल बता रहा था इसको और समझ लेते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं, जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? गाड़ी का जो धुआं निकलता है, जो आपके इंजन गाड़ी होती है, डीजल गाड़ी होती है, पेट्रोल गाड़ी होती है, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके पीछे जो धुआं निकल रहा होता है उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो स्रोत क्या हो गया? गाड़ी का इंजन दहन करना, इट मीन्स की गाड़ी का चलना, ये स्रोत हो गया। और यहां से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है वो डायरेक्टली एनवायरमेंट में जाती है, वायुमंडल में, जो कि हार्मफुल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्टली जो है कि आपके बॉडी से निकलकर वायुमंडल में पहुंच जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सभी होते हैं प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं, जो कि प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे O3 हो गया, पैन हो गया, स्मॉग हो गया, तो ये सभी किससे उत्पन्न होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। और साथ में जो अन्य पदार्थ होते हैं जो साधारणतः वातावरण पाए जाते हैं, इनकी आपसी क्रिया में जो है कि ये बनते हैं।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मोटर वाहन के धुएं और सिगरेट के धुएं से निकलने वाली जो गैस होती है उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो मोटर वाहन का तो आपको पता होगा, लेकिन सिगरेट का शायद ना पता हो। तो सिगरेट से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है। लेड को क्या कहते हैं हम लोग? पीवी भी कह देते हैं, ठीक है। लेड धातु जो कि सीसा होता है। और सीएनजी की बात करेंगे तो सीएनजी कम प्रदूषणकारी होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और आपको पता है कि प्राकृतिक गैस एक जीवाश्मिक गैस होती है, लेकिन जब हम उसे कंप्रेस्ड करके बनाते हैं तो भी ये प्रदूषणकारी होती है, लेकिन कम प्रदूषणकारी होती है। और इसमें मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। और आपको भी पता है कि मीथेन CH4 जो कि एक प्रमुख जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद एक प्रमुख गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो प्रदूषण तो ये भी फैलाती है सीएनजी, लेकिन ये बहुत कम स्तर पे फैलाती है। अच्छा, एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा फ्लाई एश। ये क्या होता है? तो फ्लाई एश कोल दहन, यानी पत्थर के जो कोयले होते हैं, सामान्यतः जो आपको कोयले देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर के, जब इसको जलाते हैं तो इससे उत्पन्न एक प्रदूषक होता है। तो फ्लाई एश क्या होता है? एक तरीके से प्रदूषक होता है। इससे श्वास संबंधी बीमारी होती है, पत्तियों पर जमा होने से प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है और पत्तियां हल्की हल्की काली पड़ती चली जाती हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप जो इंडस्ट्री के आसपास के एरिया में होगे तो वहां देखोगे फैक्ट्री के आसपास जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों पे हल्का हल्का जो पतला सा ब्लैक कलर का चूर्ण होता है, वही एक फ्लाई एश होता है। क्योंकि अगल बगल जो इंडस्ट्री है उसको क्या किया जाए, उसमें कोयले को जलाया जा रहा है ताकि चिमनी या जो भट्टी है वो गर्म हो रही है, आगे फंक्शनिंग कर रही है, और इस वजह से उस कोयले के जलने के बाद फ्लाई एश पैदा होता है, जो कि सांस संबंधी बीमारी में दिक्कत पैदा करता है। तो फ्लाई एश प्रदूषण जो होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है, क्योंकि जो थर्मल पावर एनर्जी होती है, यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग कोयले का ही तो प्रयोग करते हैं थर्मल पावर एनर्जी में। और उसमें भी कोयला कौन सा होता है? वो कोकिंग कोयला होता है, या इसमें हम बिटुमिनस कोयले की बात भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, लाइकेन और मॉस, ये दोनों ही वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन वृद्धि से मॉस समाप्त हो जाते हैं। अगर वायु में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है तो उस क्षेत्र में लाइकेन भी नहीं मिलेंगे और मॉस भी नहीं मिलेंगे। और नाइट्रोजन की अगर बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है, हालांकि हमारे वायुमंडल में 78% तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लेकिन जो हानिकारक नाइट्रोजन होती है जब उसकी वृद्धि होती है तो मॉस खत्म होने लगता है और वायु में प्रदूषण होता है तो लाइकेन भी खत्म हो जाता है। लाइकेन और मॉस क्या होती है? एक वनस्पति का ही रूप होता है, लेकिन सामान्यतः ये चिकनी होती है और काई होती है। काई मतलब समझते हैं, जो काला काला होता है। जैसे आप तट के समीप जाओगे या किसी पत्थर को जो पानी में लगातार भीगता रहता है, वहां पर भी काई देखने को मिल सकती है। जो छोटी छोटी घासें होती हैं ब्लैक चिकनी सी, उसी को हम कहते हैं लाइकेन और मॉस। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो भाई वर्षा के द्वारा। अगर आपके वायुमंडल में बहुत प्रदूषण है, बहुत धुंध है, तो वहां पे अगर वर्षा हो जाती है तो उससे क्या होता है कि वो प्रदूषण हट जाता है। सारे वायुमंडल में जो प्रदूषण वाले जो कण होते हैं, जो धूल कण होते हैं, वो नीचे आके जमीन पे बैठ जाते हैं और वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। अब जैसे दिल्ली जैसे शहरों में क्या किया जाता है कि जब वायुमंडल बहुत बेकार हो जाता है, या यूं कहें कि दिल्ली के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत धुंध भरा हो जाता है, स्मॉग हो जाता है, तो वहां पे एसिड रेन की जाती है, सॉरी आर्टिफिशियल रेन, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, जिससे जितनी भी धुंध के जो कण होते हैं, धूल डस्ट के कण होते हैं, वो जो हवा में तैर रहे होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उससे वो उस एनवायरनमेंट को क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। आगे, एशियाई भूरा बादल, ये 2002 अधिकांशतः फैला था 2002 में। स्पेशली यह दक्षिण एशिया में सामान्यतः पाया जाता है और यह सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के माह में ही आच्छादित होता है, जिसमें भूरे कलर के थोड़े बादल दिखने लगते हैं। और वो भूरा कलर जो होता है वो कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो ये बताते हैं कि बादलों में भी कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक होता है रेडॉन गैस। इसे नोबल गैस भी कहते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, यानी कि ये किसी से क्रिया ज्यादा नहीं करती है। इससे रक्त कैंसर और फेफड़े का कैंसर होने की संभावना होती है, जो कि सामान्यतः किचन वगैरह में मिलती है ये गैस। सिगरेट के धुएं में बेंजीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं और इसमें निकोटिन भी होती है। तो मैंने बताया कि सिगरेट के धुएं में आपको बेंजीन मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, निकोटिन भी मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। रिंगलमैन स्केल क्या होता है? इसका प्रयोग हम धुएं के घनत्व मापन में करते हैं कि वायुमंडल में कितनी अधिक मात्रा में स्मॉग है, यानी कितनी अधिक मात्रा में धुआं है। तो रिंगलमैन स्केल जो होता है इसके मापन के लिए किया जाता है।
अब यहाँ पर फिर से हम समझते हैं फ्लाई एश, जो कि कोयले के जलने के बाद होता है। तो पाए जाने वाले जो मुख्य खनिज होते हैं फ्लाई एश में, सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, और यह एक सूक्ष्म पाउडर होता है ब्लैक कलर का। तो इसमें ऑक्साइड पाया जाता है, जैसे सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का और कैल्शियम का, इन तीनों का ही ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। आगे देखते हैं, बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किस कारण कर सकते हैं। तो पहली चीज, अगर स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित हो रहे हैं तो भी बेंजीन यहाँ पे प्रदूषण पैदा करेगा। तंबाकू के धुएं में भी बेंजीन होता है, लकड़ी का जलना यहाँ से भी बेंजीन निकलेगा, मिट्टी का तेल, इससे भी बेंजीन होगा, एलपीजी गैस से, कोयला आदि से। तो ये सभी जो है कि बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं अगर जब हम इनका दहन करेंगे। जैसे सिगरेट का धुआं, तंबाकू का धुआं, तो सिगरेट में क्या है, कागज थोड़े होता है, उसके अंदर भी तो तंबाकू ही फिलअप की जाती है, बीड़ी में भी तंबाकू फिलअप की जाती है। जब हम उसे जलाते हैं तो असल में तंबाकू जलती है और उससे जो धुआं निकलता है उसमें बेंजीन पाई जाती है, जो कि एक प्रदूषण के रूप में होता है। अब यहाँ पर देखिए, आज जो हमारी क्लास रहेगी ये स्पेशली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड रहेगी, जहां से प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जहां पर आप मैसेज करके पूरी प्राइस लिस्ट, पूरी डिटेल, पेमेंट सिस्टम, सब्जेक्ट वाइज सब जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हो, और आप उसे फिर परचेस कर सकते हो वहां से, व्हाट्सएप पर ही ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण की रोकथाम की जो यंत्रीय विधि होती है, उस यंत्रीय विधि में बात करें तो बैग फिल्टर एक होता है जो कि 50 माइक्रोमीटर से कम होता है, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर, ये 50 माइक्रोन मीटर से ज्यादा वाले कणों को जो है कि मेजरमेंट करते हैं, तो ये रोकथाम के लिए होते हैं अलग अलग। तो बैग फिल्टर 50 माइक्रोमीटर से कम, और साइक्लोन जो कलेक्टर और सेपरेटर होते हैं 50 माइक्रोमीटर से अधिक के लिए होता है। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक, आगे देखते हैं कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होती है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, इसका जो मेजरमेंट होता है ये 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर ही तैयार किया जाता है। तो ऐसे 8 कौन से मुख्य प्रदूषक होते हैं, जो गैस होती है, जो वायु प्रदूषण होते हैं, जिसके आधार पर हम एक एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजरमेंट करते हैं। तो पहले तो हम उस वायुमंडल में PM10 मतलब PM10 को देखते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं 10, या PM2.5 को देखते हैं, PB यानी लेड को देखते हैं, NH3 अमोनिया को देखते हैं, सल्फर के ऑक्साइड देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखते हैं। तो ये जो है कि 8 प्रकार के प्रदूषक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्रकार के प्रदूषक होते हैं जिनके आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजरमेंट किया जाता है। तो इतनी बात याद रखना। इसके अलावा एक मेन फोकस की बात रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल की गुणवत्ता के लिए मेजरमेंट में नहीं रखा जाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं वनस्पतियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ह्यूमन बॉडी द्वारा उसे रिलीज किया जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसे हम वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2019 में शुरू किया गया, NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और इसमें यह टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हम PM10 और PM2.5 की जो सांद्रता है, इट मीन्स की कंसिस्टेंसी, इसको 20 to 30% तक की कटौती हम करने की कोशिश करेंगे कि 2024 तक हम इन प्रदूषणों को इतना हम कम कर सकें। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1981। और कल की ही क्लास में मैंने पढ़ाया कि यहीं पे जब आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, नियंत्रण जो है ये 1974 में पारित किया गया। ये दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाती हैं और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा करती है, जिनका pH मान 4 होता है। और ये जो वर्षा होती है दोस्तों, ये अम्लीय वर्षा होती है, जिसके द्वारा जो इमारतें होती हैं या जो भवन होते हैं, इनके रंग में हल्का पीलापन आने लगता है, यानी इनका जो ओरिजिनल रंग होता है इन बिल्डिंग का, वो क्षरण होने लगता है और हल्का पीला रंग आने लगता है। सामान्यतः आप ताजमहल का कलर देखोगे तो अब व्हाइट की जगह हल्का पीला होने लगा है, क्योंकि उस पे एसिड रेन का ज्यादा प्रभाव हो रहा है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक होते हैं उसे हम कहते हैं आर्सेनिक। अजैविक का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता, यानी कि जो जैविक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम अजैविक प्रदूषक। और सबसे अधिक आर्सेनिक प्रभावित करता है क्योंकि ये भारी तत्व होता है जिसका विघटन आसानी से नहीं होता है। और सबसे अधिक इससे प्रभावित होने वाला जो देश मतलब राज्य वो पश्चिम बंगाल है, या फिर राज्य की बात, देश की बात करें तो बांग्लादेश भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश आपस में एक दूसरे से ही संबंधित है। तो यहाँ पे जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आर्सेनिक पहुंचता रहता है। आगे देखें, स्मॉग
अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन और एस्बेस्टोसिस वायु प्रदूषण से संबंधित हैं, और जबकि यूट्रोफिकेशन जो होता है ये एल्गी ब्लूम ये जल प्रदूषण से संबंधित होता है। होता क्या एल्गी ब्लूम, क्योंकि जब जल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि होने लगती है तो एल्गी ब्लूम जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, क्योंकि जल में भी एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है। तो बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक घटकों के अपघटन के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और जो डीओ होता है, जो कि लगाने वाला डीओ नहीं है, ये डीओ का मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी जल में घुलित ऑक्सीजन कितनी ऑलरेडी है। अब मान लो कि एक जल का वाटर बॉडीज है, समुद्र है या जो भी वाटर बॉडीज है, वहां पे मान लो कि 60% जो है कि वाटर बॉडीज में क्या है ऑक्सीजन पाई जा रही है, लेकिन बीओडी की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जा रही है, इतना अधिक कचरा बढ़ जा रहा है जैविक घटक के रूप में, अजैविक घटक के रूप में, क्योंकि सभी में कार्बन होता है और सभी का अपघटन होता है, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, हर चीज का। तो इसको अपघटित करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो मान के चलो कि 80% है। तो ऐसे में 20% क्या हो गई, अधिक हो गई, जबकि यही तो एक प्रदूषण हो जाए, क्योंकि वो 20% फिर कहां से आएगी। तो ऐसे में 20% जब नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जैविक और अजैविक प्रकार का जो पोषक तत्व है, या यूं कहे कि जो प्रदूषणकारी पोषक तत्व है वो बना रहेगा, और इससे एल्गी ब्लूम यानी शैवालों में बहुत तेजी से जो है कि विकास होता है इसकी वजह से, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, जिससे वो बहुत तेजी से सारी की सारी एल्गी क्या करती है, फैल जाती है। और जब पूरी एक जल की सतह पर पूरी की पूरी एल्गी फैल जाएगी, एल्गी ब्लूम हो जाएगा, इट मीन्स की हरियाली हो जाएगी, तो नीचे के जीवों को धूप नहीं मिलेगी, पर्यावरण नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, और इससे उनकी मृत्यु होने लगेगी। और ये एक प्रदूषणकारी घटना मानी जाती है, एल्गी ब्लूम होना, इट मीन्स की यूट्रोफिकेशन होना। क्लियर है ये बात। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता का अर्थ होता है कि उस जल क्षेत्र में प्रदूषण की वृद्धि हो रही है। बीओडी जितनी अधिक होगी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जितनी अधिक होगी, ठीक है, उतना ही अधिक वहां पे प्रदूषण हो रहा है। अब गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कानपुर और इलाहाबाद के मध्य देखा जाता है, क्योंकि कानपुर एक इंडस्ट्री एरिया है और वहां का जितना भी कचरा होता है वो गंगा नदी में प्रवाहित होता है, और जो कि इलाहाबाद के बीच में आपको बहुत अधिक डिमांड पड़ती है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर आर्सेनिक प्रदूषित जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, यूएसए, मैक्सिको में सामान्यतः देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे प्रदूषित होने के कारण जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट नदी हो गई है, कौन सी, दामोदर नदी। यानी दामोदर नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, और ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी है। हालांकि पर्यावरण प्रदूषण के कारण यूपी की जो जैविक आपदा नदी मानी जाती है वो गोमती मानी जाती है, और ये जो गोमती नदी है दोस्तों, ये पीलीभीत जिले में एक फुलहर झील है। कौन सी झील है, फुलहर झील, वहीं से निकलती है। सामान्यतः इसके तट पर बसे हुए प्रमुख शहर जैसे कि लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, ये 4 प्रमुख शहर हैं जो इसके तट पर बसे हुए हैं। हालांकि गोमती जो है वो गाजीपुर में ही जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, सैदपुर में, सैदपुर एक तहसील है गाजीपुर की, वहां पर मिल जाती है। अब आगे बात करें पीने के जल में मुख्य प्रदूषक कौन कौन से मिल सकते हैं आपको, तो पीने के जल में सबसे अधिक तो आर्सेनिक होता है, दूसरा फ्लोराइड होता है। अगर ये फ्लोराइड ज्यादा मात्रा में मिलेगा और अगर आप उस पानी का सेवन कर रहे हैं तो सामान्यतः बच्चों में एक बीमारी देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और यूरेनियम भी एक तरीके का प्रदूषक होता है जो जल में मिल जाता है, तो हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है नौकनी संलक्षण। ये फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। जल में अल्प मात्रा में रहने पर दांतों एवं मसूड़ों का संरक्षण होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई तो फ्लोरोसिस नाम का एक रोग भी हो जाता है। तो इसकी मात्रा अगर कम है तब तो ठीक है, लेकिन फ्लोरोसिस की मात्रा अगर अधिक, मतलब इसकी मात्रा अधिक हो गई तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसमें दांतों और मसूड़ों का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। अब इसी तरीके से 8 अप्रैल 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किया गया, जिसमें अपशिष्टों को 3 अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। एक होता है जैव निम्नीकरण योग्य होना चाहिए, और एक होता है गैर जैव निम्नीकरण योग्य, और एक होता है घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट। तो कुछ ऐसे घरेलू अपशिष्ट होते हैं जो परिसंकट में होते हैं, उनको अलग रखा जाता है, जो कि निम्नीकरण तो हो सकते हैं या नॉन डिग्रेडेबल हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, रेड बॉक्स सार्वजनिक स्थल पे देखने को मिलते हैं, जहां पे गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग डालने के लिए कहा जाता है। उसमें लिखा भी रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कचरा जिसमें मन किया उसमें फेंक देते हैं।
समुद्री जल में हानिकारक जो शैवाल होती है, शैवाल प्रस्फुटन, जिसको हम लोग कहते हैं एल्गी ब्लूम होना, इसके कारक क्या होते हैं? तो पहला, ज्वार नदमुखों से पोषक तत्वों का प्रवाह होना, यानी ज्वार नदमुख जो होते हैं उसके माध्यम से पोषक तत्वों का मिलना। मानसून में भूमि से जलवाह, जलवाह यानी कि जो मानसून में भूमि से जलवाह होता है। और दूसरा, समुद्रों में उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग, और अपवेलिंग की स्थिति में जो नीचे के पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर की ओर जब आते हैं समुद्र की तरफ, दूसरे तट पे एक तरफ से हवा चलती है, मतलब कि सुनामी की तरह पानी ऊपर उठता है और ऊपर उठते उठते वो दूसरे तट पे पहुंचता है, और उस तट पे जो है कि अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होता है, जिससे एल्गी ब्लूम की घटना होती है। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? लंदन में है, और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्रीन मफलर की बात करेंगे तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, क्योंकि सड़कों के किनारे जो पौधों का रोपण किया जाता है इसी को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। इससे क्या होता है? ध्वनि का प्रभाव भी कम होता है, ध्वनि का प्रदूषण कम होता है, साथ ही साथ रोड का तापमान जो होता है, सड़क का तापमान वो कम रहता है, और इससे गाड़ियों के एक्सीडेंट और पहिए फटने की घटना कम हो जाती है, जिससे टायर सुरक्षित रहते हैं। फिर उसी में हम ध्वनि स्रोत देखेंगे और डेसिबल देखेंगे। तो पत्तियों की सरसराहट के लिए जो डेसिबल होता है वो 20, क्योंकि अभी इसी बार 2022 में या फिर 2023 के पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है इस तरीके से, डेसिबल के साथ। तो इसको आगे देखते हैं। पत्तियों की सरसराहट जो होती है वो 20 डेसिबल होती है। फुसफुसाहट जो लोगों के बीच में होती है वो 30 डेसिबल। शांत कमरे की जो ध्वनि होती है 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत की ध्वनि 60 डेसिबल। तो जो हम आपस में बातचीत करते हैं वो कितने डेसिबल की होती है? 60 डेसिबल। जेट इंजन की जो आवाज होती है वो 120 डेसिबल, और रॉकेट इंजन की जो आवाज होती है वो 180 डेसिबल होती है। अब यहाँ पे उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग करने से कौन सा प्रदूषण हो सकता है? अगर आप उर्वरक का ज्यादा प्रयोग कर रहे हो तो सबसे पहला प्रदूषण होता है मृदा प्रदूषण। इट मीन्स कि मिट्टी में क्षरण होगा। दूसरा, जल प्रदूषण होता है, यानी जब वो उर्वरक जल में घुलनशील होती है और मृदा के नीचे पहुंचती है ना, नमी के एरिया में, तो वहां पे जल जो होता है उसको प्रदूषित करता है, और फिर यही वायु में जब उड़ के जाता है तो वायु प्रदूषण भी फैलाता है। तो तीनों ही स्तर पे प्रदूषण देखने को मिलता है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से। भारत में अगर हम बात करें, भारत में, होल्ड कीजिएगा जी, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथीन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस आदि रसायन का उपयोग कृषि में पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। तो ये यूपीएससी का एक प्रश्न था कि ये किससे संबंधित है? तो ये कीटनाशक या पीड़कनाशी के रूप में कृषि में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फसल चक्र अपनाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो फसल चक्र अपनाने से पहली चीज, खेत की उर्वरा शक्ति जो है कि मजबूत होगी, पोषक तत्वों की वृद्धि होगी, खरपतवार, कीटों और रोगों का नियंत्रण आसानी से हो सकेगा, और उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो सकेगी। उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकेगी। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पॉलीमर जो होते हैं बहुलक से बनी होती हैं। पॉलीथीन मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, जबकि इसमें कार्बन तो है, यानी विघटन तो हो सकता था, लेकिन ये बहुलक से बनती है, पॉलीमर बहुलक से, इसलिए पॉलीथीन कभी भी डिग्रेडेबल नहीं होती। ये वायुमंडल में पड़ी रहती हैं आजीवन, लाखों करोड़ों वर्ष तक, और इनका विघटन नहीं होता है। वहीं सूक्ष्म कणिकाओं की बात करें, जिसको हम लोग माइक्रोवीड्स कहते हैं, इनको समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक 5 mm से छोटे कण होते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक 5 mm से छोटे कण के होते हैं, तो इनको माइक्रोवीड्स भी कहा जाता है। अब जरा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जान लीजिए कि भोपाल गैस जो त्रासदी थी ये 3 दिसंबर 1984 को हुई, और इसमें एमआईसी का रिसाव हुआ। अभी इसी पर एक मूवी आई हुई है, ये आर माधवन की मूवी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं रेलवे मैन। ठीक है, ये आप अगर देख सकते हो तो जरूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे है ये। ठीक, तो नेटफ्लिक्स पे तो मैंने देख ली थी, काफी अच्छी मूवी थी। उसमें आपके जो यूपीएससी एस्पिरेंट के जो संदीप भैया हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और साथ ही साथ जो इरफान खान अभी गुजर गए हमारे बीच में, उनका बेटा भी इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग में देखने को मिलता है। तो काफी अच्छी मूवी है। भोपाल गैस त्रासदी में क्या क्या हुआ था वो सारी घटनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें दोस्तों आपको एमआईसी गैस का रिसाव देखने को मिलेगा, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट था, और यह दुर्घटना आपके यूरेनियम कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में हुआ था। और ये भी ध्यान रखना कि इसी में आपके मेनन साहब भी हैं, वीपी मेनन है कि एक एक्टर है ना मेनन, तो वो भी इसमें है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है वो इसमें। वहाँ का टिकट हेड मास्टर रहता है तो रेलवे का, तो काफी अच्छी जो है कि मूवी है। अच्छा, 26 अप्रैल 1986 को जस्ट 2 साल बाद भी फिर एक और घटना हुई। चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में भी नाभिकीय दुर्घटना हुई, और यहाँ रेडियो एक्टिव कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए। ये चेरनोबिल आज वर्तमान में यूक्रेन में आता है। ठीक है, हालांकि 1990 से पहले ये घटना हुई थी, तब ये यूएसएसआर का पार्ट था, रसिया का पार्ट हुआ करता था, सोवियत संघ रसिया का, लेकिन अब यूक्रेन का ये पार्ट बन गया है, क्योंकि यूक्रेन में आता है ये पार्ट।
और नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग सामान्यतः थर्मल पॉपुलेशन के लिए किया जाता है, मतलब थर्मल मतलब कि पॉल्यूशन होना चाहिए था, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए था। तो नाभिकीय जो ऊर्जा है यहाँ से भी एक ऊष्मीय प्रदूषण निकलता है और ये उसका कारण बनता है। अब यहाँ पर एक आप जानकारी जान लीजिए कि जैव उपचार तकनीक की बात की जाती है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किसका उपचार कर सकते हैं, बायो रेमेडीज कह सकते हैं। तो जैसे एक होता है इन सीटू मेथड और एक होता है एक्स सीटू मेथड। जैसे बायो वेंटिंग की बात करें तो वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में जब मिलाया जाएगा तो वहां की मृदा की गुणवत्ता अच्छी होगी। दूसरी एक मेथड आता है जैव छिड़काव, यानी भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाना। तो अगर हम जैव छिड़काव कर रहे हैं, फिर उसी के बाद अगर हम बात करें बायो स्टिमुलेशन, पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर जीवों की वृद्धि में सहयोग किया जाता है कि जो पोषक तत्व होते हैं जब हम उसे मृदा में भेजते हैं तो जीवों की वृद्धि में सहयोग होता है। और एक होता है बायो ऑगमेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव संवर्धन, यानी सूक्ष्म जीवों की संख्या को प्रदूषित स्थान पर बढ़ाया जाए जिससे वो सूक्ष्म जीव उन प्रदूषित स्थानों को क्या करें, प्रदूषण मुक्त कर दें। अब इसी तरीके से कुछ और भी मेथड होते हैं जो हम एक्स सीटू के रूप में प्रयोग करते हैं बाय स्थानिक, जैसे कंपोस्टिंग करना, जिसमें कृषि अपशिष्ट को मिश्रित करके हम सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं और इससे वहां की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। लैंड फार्मिंग एक मेथड होता है जिसको मिट्टी को खोद कर फैला दिया जाता है, तो जो इसमें पोषक तत्व होते हैं वो भी बने रहते हैं, नमी बनी रहती है, साथ में जो प्रदूषणकारी जो गैस वगैरह होती है वो रिलीज हो जाती है। बायोपाइल्स की बात करें तो बायोपाइल्स में अगर आप देखोगे तो लैंड फार्मिंग एवं कंपोस्टिंग का सम्मिलन रूप होता है ये। बायो रिएक्टर की बात करें तो नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ या जल का उपचार भी इसके माध्यम से किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं अब हम यहाँ पर कि जैव उपचारण यानी बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है कि हम जैविक घटकों के द्वारा किसी समस्या का उपचार करते हैं। तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करते हैं। तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं, चाहे वो कवक हो, चाहे वो जीवाणु हो, प्रोटोजोआ, उनका प्रयोग द्वारा हम पर्यावरण से कुछ विषैले पदार्थों का निष्कासन करते हैं, यानी रेमेडीज करते हैं। बायो रेमेडीज इसको हम कहते हैं। ऑयल जैपर की बात करें तो यह एक तकनीक होती है जो तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो आपकी वाटर बॉडीज होती है इसके ऊपर जो आपके बिखरा हुआ तेल होता है तो उसको इकट्ठा करने की तकनीक होती है, तो इसे हम ऑयल जैपर कहते हैं। और यह ऑयल जैपर जीवाणुओं पर आधारित जैव उपचार तकनीक होती है। किस पे आधारित होती है? जीवाणुओं पे। तो इसमें जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देना। और इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन को यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं और जिससे क्या होता है कि जो तेल होता है वो हाइड्रोकार्बन जब खत्म हो जाता है तो वो तेल पूरा का पूरा उड़ जाता है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए वो वहां पर टिका रहता है। इट मीन्स कि पानी के ऊपर तैरता रहता है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड यानी सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त लेड सीसा जो होता है सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा वायरस होता है या यूं कहे कि सबसे ज्यादा ये नुकसानदेह होता है। और प्रभावित अंग इससे होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, ये सभी इससे प्रभावित हो जाते हैं। यह सीसा जो लेड होता है यह प्रगलन इकाइयां और पेंट से उत्पन्न होता है। जो आप पेंट वगैरह यूज करते हैं ना घरों में, जो दरवाजे पे, खिड़कियों पे, कहीं पर भी, तो उसमें जो है कि प्रयुक्त किया था, इसलिए वहां से भी ये निकलते हैं बाहर की ओर। अब यहाँ पे कुछ प्रदूषक हैं और उनसे होने वाली बीमारियों पर चर्चा करें तो जैसे पारा से कौन सी बीमारी होती है? मिनीमाता। कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से दांतों की बीमारी होती है जिसको हम लोग फ्लोरोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ वायु प्रदूषक हैं, इनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है? जैसे एस्बेस्टस धूल, तो धूल क्या होती है? हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। सीसा जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, पारा हमारे उदर को यानी पेट को, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारी रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित कर देता है और सीओ के परिवहन को करने लगता है। सीओ जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और जिससे व्यक्ति के बॉडी में ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन पहुंच रहा था वो अब नहीं पहुंच पाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण प्रदूषक जो भारत के इस्पात उद्योग द्वारा यानी स्टील इंडस्ट्री द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो जो स्टील की इंडस्ट्री होती है वहां पे सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये दोनों जो ऊपर के हैं ये तो आपको एसिड रेन कराते हैं, ठीक है, जो अम्लीय वर्षा होती है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि ये
दो जो लास्ट के हैं ये स्पेशली ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करते हैं, यानी ये इसको बढ़ावा देते हैं। फिर आगे देखते हैं इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया था, तो ये एक मशीन होती है। फिर आगे देख लेते हैं कि ठोस अपशिष्टों के निपटान की जो नवीन पर्यावरण मित्र तकनीक होती है, जिसको हम इको फ्रेंडली कहते हैं, ताप अपघटन, जिसमें प्लाज्मा गैसीकरण होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ठोस अपशिष्टों के निपटान की जो नवीन पर्यावरण मित्र तकनीक होती है इको फ्रेंडली, जिसमें ताप अपघटन किया था, तो प्लाज्मा गैसीकरण होता है, क्योंकि इस तकनीक के द्वारा अपशिष्टों से हम ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं, कि जो हमारा जो वेस्टेज होता है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। और वहीं ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के तहत विस्तारित उत्पाद दायित्व, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी EPR का प्रारंभ किया गया था। EPR वस्तुतः इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं पर डाला जाने वाला पर्यावरणीय दायित्व है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तैयार करने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे वो आपके टीवी वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, एसेसरी, तो इससे संबंधित जो कंपनियां, इन पर एनवायरमेंटल दायित्व निर्धारित किया जाता है, तो इसीलिए EPR की बात की गई है। अब यहाँ पर एक R2 की बात करेंगे, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी R2 जो है वो एक कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, जिसका अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, अर्थात इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार किया जाए, कि इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए जिससे पर्यावरण की क्षति बहुत ही नाम मात्र की हो या बहुत ही कम हो सके। और अब हम यहाँ पर चलते हैं सेकेंड लास्ट चैप्टर, क्योंकि इसके बाद जो 11 नंबर चैप्टर है वो आपके एनवायरमेंट में वो दिया हुआ है विविध के नाम से, ठीक है। तो उसके सारे पॉइंट हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जल प्रदूषण होता है हम उस पर बात कर ले। तो जल प्रदूषण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं, लाइक कर देना है, और साथ ही साथ और भी दोस्तों के साथ आप शेयर कर लीजिए जो आपके पास ग्रुप है, जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, फेसबुक पे ग्रुप होते हैं, सबसे अधिक इंस्टाग्राम पे जो लोग आप चलाते हैं वहां पर हमारे चैनल को जो है कि प्रमोट कीजिए, ताकि हमारे चैनल की जो टीम है उसका भी मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए और भी इफेक्टिव वर्क करे, जिससे आप RO और साथ में UP PCS के लिए आप परेशान न हो, पूरी की पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और PDF को आप परचेस कर सकते हैं, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो वहां से सारी PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं जल संरक्षण के बारे में। तो जल संरक्षण की बात करें तो विश्व जल दिवस 22 मार्च की, और 2023 की जो थीम थी वो थी एक्सक्लरेटिंग चेंज, यानी एक्सक्लरेटिंग चेंज। क्लोरीन को दोस्तों मिलाने पर पानी शुद्ध किया जाता है, और साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। तो अक्सर आप जो पब्लिक प्लेस होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर आप देखोगे, तो वहां पे वाटर टैप जो होते हैं उसके आसपास एक सफेद सफेद पाउडर गिरा हुआ देखने को मिल सकता है। या फिर आप जब पानी पी रहे होते हो तो वहां पर क्या होता है, उस पानी में आपको कुछ स्मेल सी आएगी, कुछ अलग टाइप की स्मेल आएगी, और वो स्मेल ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की होती है। हालांकि वो पानी को फिल्टर करने के लिए होती है, कि ताकि इसमें जो हानिकारक जीवाणु है उनको मार दिया जाए और पानी पीने के लिए स्वच्छ हो जाए। और इसी से संबंधित एक जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1974 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट, तो ये जो यहाँ पर सेस एक्ट था ये 1977 से लागू भी हो गया। अब जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जाता है। जीवाणु रहित का मतलब इसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मार दिया जाता है। तो कैसे किया जाता है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ताप एवं अन्य भौतिक कारकों के द्वारा, UV यानी अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियोधर्मी आयनों की मदद से, ओजोन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरामीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, इन सभी के द्वारा भी हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। और राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत हमने 2001 में की थी, राष्ट्रीय झील की, और मार्च 2021 तक निम्न झीलों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो किसको किसको दिया जा रहा है, तो जरा इसमें नाम देख लो, और उत्तर प्रदेश की भी ध्यान देना। तो ये एक प्रोग्राम है जो 2001 में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, और 2021 तक इसमें जम्मू कश्मीर की डल झील को संरक्षण दिया गया, राजस्थान की पुष्कर झील, पिछैला झील, नक्की झील को संरक्षण दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसी गंगा झील, रामगढ़ ताल झील और लक्ष्मी ताल झील, इन तीनों ही झीलों को संरक्षण दिया गया था। और भी है कुछ झीलें, जैसे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सागर झील हो गई, रानी तालाब हो गई, शिवपुरी झील हो गई, महाराष्ट्र की पवई झील हो गई, महाराष्ट्र की पवई झील, उत्तराखंड की भीमताल, खुरपाताल, नैनीताल, ये तीनों झील आपकी फेमस है। तमिलनाडु की ऊटी और कोडाई कनाल, कर्नाटक की चन्नापटना झील, तो चन्नापटना याद रखना कि ये कर्नाटक में पाए थे, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार।
2003 में वाटरशेड विकास परियोजना के तहत हरियाली योजना शुरू की गई थी और इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा की जाए, सिंचाई की सुविधा, मत्स्य पालन की सुविधा, वनीकरण की सुविधा और जल का संरक्षण किया जाए। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य था 2003 में जो हरियाली योजना शुरू की गई थी। अब यहाँ पर हम केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की अध्यक्षता में 1985 में किया गया। हालांकि 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, NRCA, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे नाम दिया गया। ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि इस बार यूएनओ ने इसको टॉप 10 के अंतर्गत शामिल कर दिया, जो वैश्विक धरोहर के रूप में टॉप 10 जो है कि वाटर बॉडीज या कोई भी ऐसी मतलब हमारी संस्था है तो उसको शामिल किया है। तो दुनिया के अंतर्गत 10वें नंबर के अंतर्गत शामिल है। तो पूछा जा सकता है कि किस बजट में शुरू किया गया। 2014 के बजट में इसको नमामि गंगे के नाम से शुरू किया गया। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। 20 फरवरी 2009 को किया गया और यह गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुआ, जिसका लक्ष्य था कि 2020 तक हम गंगा को औद्योगिक अपशिष्ट तथा सीवेज जल से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। औद्योगिक जो अवशिष्ट पड़ता है और जो सीवेज का जल पहुंचता है गंगा में, जो उसको प्रदूषित करता है, इससे मुक्ति दिलाना ही इसका उद्देश्य था। अब इसीलिए गंगा कार्य योजना से संबंधित भी यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उसको पढ़ते हैं कि गंगा कार्य योजना का जो प्रथम चरण था वो शुरू हुआ था 1985 में राजीव गांधी जी की अध्यक्षता में। और जब इसे शुरू किया गया तो 1993 में गोमती कार्य योजना एवं यमुना कार्य योजना को द्वितीय चरण में शुरू किया गया, और जो कि 1993 दोनों नदियों का प्रथम चरण माना जाएगा, क्योंकि गंगा कार्य योजना 1985 में पहला चरण था, दूसरा चरण 1993 में शुरू किया गया। तो 1993 में जो इसकी सहायक नदियां थी यमुना और गोमती, इसके लिए एक अलग कार्य योजना शुरू की गई, जो कि इनका पहला चरण था। और फिर इनका दूसरा चरण 2004 में था, तीसरा चरण 2016 में था। आगे देखें NGRBA के बारे में और जानकारी। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री, अभी हमने पढ़ा। और उन सदस्य उन राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे जहां से गंगा बहती है। अब बताओ गंगा कहां से होकर बहती है? तो केवल 5 राज्यों से जाती है। उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में आती है, बिहार में जाती है, झारखंड में थोड़ी सी जाती है और पश्चिम बंगाल में। तो इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके अध्यक्ष होंगे। अब आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इसके सदस्य में निम्नलिखित में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे? तो इन 5 राज्यों के अलावा वो अगर आपको MP ऑप्शन देता है तो गलत हो जाएगा, राजस्थान ऑप्शन देता है गलत हो जाएगा, उड़ीसा ऑप्शन देगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे कोई भी ऑप्शन देगा तो वो गलत हो जाएगा। हालांकि 2016 में इसे NGRBA को राष्ट्रीय गंगा परिषद नेशनल गंगा काउंसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अब इसकी जगह पे 2016 में राष्ट्रीय गंगा परिषद नेशनल गंगा काउंसिल की स्थापना कर दी गई। भारत में एगमार्क एक्ट को 1937 में लागू किया गया। कब लागू किया गया एगमार्क को? 1937 में। एगमार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क, यानी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अर्थात कि जो प्रोडक्ट कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त होते हैं उसे ही एग मार्क दिया जाता है। और वैसे एक इको मार्क होता है जो प्रोडक्ट आपके पर्यावरण से संबंधित होते हैं या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो भारतीय मानक संस्था ISI की स्थापना जनवरी 1947 में की गई और इसे संसदीय अधिनियम 1986 द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो BIS का अस्तित्व 1987 में लाया गया। जिसका उद्देश्य क्या था? तो जिसका उद्देश्य वस्तुओं का मानकीकरण, चिन्हीकरण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र देना था। अब इसी तरीके से एक मार्क भारत सरकार के विपणन और निदेशालय निरीक्षण DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह। और एक मार्क का मतलब क्या हो गया? AG मतलब एग्रीकल्चर। रासायनिक आयुध निषेध संगठन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स में 193 सदस्य देश हैं, जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक होती है। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर कहीं पे जलवायु अच्छी है तो वहां पे वनस्पति का भी विकास बहुत अच्छा होगा। और व्लादिमीर कोपेन ने ऐसी बात कही थी, जो कि जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक है। और अब आपका आखिरी चैप्टर शुरू हो रहा है और इसी के साथ हमारी एनवायरनमेंट की भी शॉर्ट नोट्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, कि अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्रॉपर आप उनकी क्लास को देख के रिवीजन कर सकते हो। और केवल एक एक दिन का काम है, क्योंकि 10-12 लेक्चर 10 घंटे आप एक दिन में
थोड़ा सा फास्ट स्पीड करके आप देख सकते हो, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इंडियन पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और ये आज आपकी एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी दोस्तों लेक्चर नंबर 6 जो है कि कंप्लीट हो जाएगा आज शाम तक, और उसके बाद 3 लेक्चर इसके और आएंगे जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरीके से आप एंशिएंट, मिडिवल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनका टारगेट ही मैंने रखा है कि 10 जनवरी तक मुझे हर हाल में आपको कंप्लीट करके दे देना है, जिसके बाद आपके पास पूरा 10 फरवरी तक 1 महीने का समय रहेगा जिसमें आप मल्टीपल टाइम आप इसको रिवीजन कर सकते हो, और पीडीएफ को परचेस करके आप प्रिंट आउट निकलवा लो, जिसके लिए आप क्लास के साथ अगर आप उसे अपडेट करते चलोगे, साथ में पढ़ते चलोगे, तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अचूक रामबाण साबित होंगे। तो बाकी तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, मोबाइल आपका और नॉलेज आपकी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, लेकिन आरओ के एग्जाम में फिर आपको पछताना नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने सर की बात क्यों नहीं सुनी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने लास्ट चैप्टर को विविध में। अब यहाँ पर देखो इसमें मिलेगा आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो केवल इसमें हमें रीडिंग करनी है और अच्छे से रटना है, और जहां पे लगेगा मुझे बताने लायक है कुछ चीजें तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावास कार्यक्रम यूएन हैबिटेट मानव अधिवास एवं धारणीय शहरी विकास के यूएनओ के एक अभिकरण के रूप में स्थापित किया गया 1978 में, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। और यहीं पर एक और हेडक्वार्टर है जो कि मैंने कल की क्लास में पूछा था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी पर्यावरणीय कार्यक्रम का मुख्यालय भी यहीं पे। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र कौन कौन है? जो एशिया के राइनो यानी कि एशिया के जो एक सिंग वाले गैंडे हैं, इन पर एक नई दिल्ली में डिक्लेरेशन किया गया था, घोषणा पत्र, जिसमें भारत ने साइन किया, नेपाल ने साइन किया, मलेशिया ने, भूटान ने और इंडोनेशिया ने, ये 5 देशों ने अभी तक इस पे साइन किए हैं, और ये पांचों ही राइनो श्रेणी के राष्ट्र माने जाते हैं। अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया 3, ठीक है। एक तो दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 से 84 में, हालांकि अब ये फंक्शनिंग में नहीं है, अब ये काम नहीं कर रहा है वहां पे। एक मैत्री है 88 से 89, ये भी चल रहा है। भारती है 2012। तो इस तरीके से 3 ये अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान संस्थान के रूप में स्टैब्लिश किया गया है। वर्तमान में 2 अनुसंधान कार्यरत हैं, एक मैत्री और एक भारती। अब यहाँ पर हम कुछ संस्थाओं के बारे में देखेंगे, जैसे पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट नेचुरोपैथी ये पुणे में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन जून 2010 में है। राष्ट्रीय जल मिशन की बात करेंगे अप्रैल 2011 में। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संपोषण फरवरी 2014 में स्टैब्लिश हुआ, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो कि सितंबर 2010 में स्टैब्लिश किया गया। तो उपरोक्त सभी जो मिशन हैं वो राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन 2008 में सम्मिलित हैं, क्योंकि जून 2008 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल एक्शन प्लानिंग थी पर्यावरण के लिए, वो लागू की गई थी, जिसमें 8 क्षेत्र हैं, और 8 में से 4 आपने यहाँ पे देखे, 4 और हैं जिसमें हरित भारत मिशन है, सौर ऊर्जा मिशन है, जल विद्युत मिशन है। तो ये अलग अलग है, जो कि कल की क्लास में मैंने डिटेल से इन सब चीजों को बता रखा है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञानों का जो सेंटर है वो बंगलुरु में है, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। कजरी आपने अक्सर सुना होगा, ये जोधपुर राजस्थान में, जिसकी फुल फॉर्म होती है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब शुष्क का मतलब होता है जहां पर वर्षा की मात्रा न्यूनतम होती है, और ऐसा भारत में स्थान होता है राजस्थान, तो राजस्थान के जोधपुर में आप इसे मार सकते हो टिक। फिर इसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये अवस्थित है नई दिल्ली में, इसका स्थापना 5 जून 1980 को किया गया। पर्यावरण सूचना प्रणाली जिसको हम लोग ENVIS यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में स्थित है। फिर आगे देखते हैं, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण। ध्यान देना कि कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन देशों के बीच में सहयोग है? तो भारत, मध्य, चीन और नेपाल। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्लास आज लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि इसे कंप्लीट कर दूं, ताकि आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहो, और मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। कहीं भी एनवायरनमेंट के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल घटना चक्र पे अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो एनवायरनमेंट के मैं कह सकता हूँ कि अगर
5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बना लोगे, और एक क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी करने की कोशिश करोगे तो शायद वो भी हो जाएगा। तो अगर एक ही किताब से या एक ही शॉर्ट नोट से अगर 5 से 6 प्रश्न आपके फंस रहे तो सौदा बुरा नहीं है। आप 30-35 पेज के नोट्स को पढ़ो और 6 क्वेश्चन को तैयार कर लो। कहाँ 200, 250, 300 पेज की किताब पढ़ोगे तब भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूरे हो पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे किताब मोटी होती जाएगी वैसे वैसे चीजें आप भूलते जाओगे, और रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आप कंफ्यूजन में गलत करके आओगे। आगे देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा हूं तो देहरादून में होगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपके झांसी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ये कजरी की बात हो रही है, जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग कहते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए 1987 से शुरू किया गया। इसी तरीके से नॉर्मन बोरलॉग, जो कि फादर ऑफ हरित क्रांति माने जाते हैं दुनिया के स्तर पे, तो ये कृषि के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया था। हालांकि इन्हें भी एक नोबेल पुरस्कार मिला था जो कि शांति के क्षेत्र में मिला था, नॉर्मन बोरलॉग जी को। टाइलर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में योगदान देने के लिए होता है। राजीव गांधी पुरस्कार जो होती है वो पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है, कि अगर आप पर्यावरण के स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपना रहे हो पर्यावरण के लिए और उसका डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 की बात करेंगे तो ये पुरस्कार 1987 में स्थापित किया गया यूनेप के द्वारा, और यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। हालांकि यह पुरस्कार आपके मोदी जी को भी मिल चुका है। और यूएन का सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान, चैंपियन ऑफ द अर्थ, यानी इस पूरी धरती का जो चैंपियन है, एकमात्र लीडर, 2018 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा चुका है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी इन्होंने बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये हमारे लिए वैश्विक स्तर पे गौरवान्वित होने की बात है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, और विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। ध्यान देना, अक्टूबर का प्रथम सोमवार। तो यहाँ से आपका जल दिवस याद रहना चाहिए, पृथ्वी दिवस याद रहना चाहिए, वन्यजीव दिवस याद रहना चाहिए, और ओजोन दिवस। इन 4 को तो ऑप्शन में रख ही दिया जाता है एक ना एक बार हर साल प्रश्न में। आगे देखेंगे, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पे स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था, जिसका टारगेट था कि गांधी जी की जो 150वीं शताब्दी, मतलब कि 150वीं पुण्यतिथि जो सेलिब्रेट की जाएगी 2019 को, तब तक भारत को स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरी तरीके से स्वच्छ कर देना है। ठीक है, चाहे फिर उसमें गांवों को शौच मुक्त करना है, मतलब कि बाहर खुले में शौच नहीं करना है, ODF++ की कैटेगरी दी जा रही थी। तो ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे थे। आगे देखते हैं कि विश्व नगर दिवस, दोस्तों ये जो है कि नहीं मिल पाया सही तरीके से उत्तर, क्योंकि जो घटना चक्र में दिया था वो बहुत डाउटफुल था, तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो 11 जुलाई, और विश्व कैंसर दिवस की बात करेंगे तो ये 4 फरवरी है। विश्व धरोहर स्थल, जिसको यूनेस्को में भारत की स्थिति क्या है, तो टोटल जो है कि यूनेस्को के अंतर्गत भारत की जो विश्व धरोहर स्थल की स्थिति है वो 42 है। सितंबर 2023 तक का ये करंट अपडेट है, जिसमें प्राकृतिक श्रेणी में आपके 1 और मिश्रित श्रेणी में, मतलब प्राकृतिक श्रेणी में 7 है और मिश्रित श्रेणी में 1 है, जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और सांस्कृतिक श्रेणी में कितने हैं, 33 है, मतलब 33 है टोटल। और इसमें जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है सितंबर के मंथली मैगजीन विजन IAS में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें 42वें नंबर पे विश्व धरोहर की स्थल के रूप में होयसलेश्वर मंदिर का समूह शामिल किया गया, जिन्हें चेन्ना केशव जो मंदिर है कृष्ण भगवान को समर्पित है, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर, ये तीनों के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन आपको विजन IAS की मंथली मैगजीन की सितंबर वाले में कर दिया है, आप वहां उसे देख भी सकते हो। जो कि UPSC के लिए मैं लगातार 6 महीने से मंथली मैगजीन को चला रहा था। जनवरी में बस मैंने होल्ड किया क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड था, लेकिन इसके बाद जैसे ही फरवरी में आपका RO एग्जाम हो जाएगा तो दोबारा मैं विजन IAS की मंथली मैगजीन को शुरू करूंगा। फिर PT 365 जो भी उस समय अवेलेबल होगा हम उसी के साथ उसे शुरू कर देंगे। टॉपिक पर वापस आते हैं कि एपिको आंदोलन की बात करें तो P हेगड़े के द्वारा चलाया गया, और शांत घाटी आंदोलन जो कि साइलेंट वैली मूवमेंट कहा जाता है केरल में, तो डॉक्टर सलीम अली के नाम से चलाया जाता है, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता यही थे। और अब हम लोग चल रहे हैं आखिरी पड़ाव की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी ये क्लास खत्म होने के कगार पे आ रही है। तो मेधा पाटेकर का नाम आपने सुना होगा, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। रैली फॉर वैली
यानी कि जो रैली निकाली थी इन्होंने घाटियों के लिए, इस प्रोग्राम का आयोजन नर्मदा घाटी में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना धार जिला एमपी में की गई है। ध्यान देना, डायनासोर जीवाश्म जो राष्ट्रीय पार्क की स्थापना धार जिला एमपी में की गई है। सीता अशोक का वृक्ष सर्वोत्तम धूल नियंत्रक माना जाता है। जो अशोक के वृक्ष होते हैं उसमें भी कई कैटेगरी होती है, तो एक उसमें सीता अशोक कैटेगरी होती है जो कि वृक्ष सर्वोत्तम धूल नियंत्रक मानता है क्योंकि धूल को कंट्रोल करता है। आगे देखें कि प्राकृतिक आपदा हराशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक जो माना था 1990 से 99 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जिसको हम लोग कहते हैं, और इसी एक्ट का प्रयोग करके कोविड-19 के दौरान सरकार ने समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है कि धारा 144 का भी प्रयोग किया, साथ ही साथ लोगों को जो है कि घरों में रहने का आदेश दिया कि एक राष्ट्रीय आपदा आ चुकी है प्राकृतिक स्तर पर कोरोना वायरस। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि सभी लोग अपने घरों में रहो, हैंड वॉश अच्छे से करो, मुंह पे कपड़ा लगाओ, एक दूसरे से बात करो लेकिन दूर हट के करो, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस तरीके के बहुत सारे स्लोगन हमने देखे थे, तो एनडीएमए का ही प्रयोग किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डीडीएमए के नेतृत्व जिला दंडाधिकारी डीएम या जिला समाहर्ता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा करता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एनसीडीएम ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया 1995 में। और आपदा के पूर्व आप क्या क्या उपाय कर सकते हो और आपदा के बाद, जैसे आपदा आने से पहले आप प्रिवेंशन करो, किसी चीज का प्रतिषेध करो, मिटिगेशन करो और प्रिपेयर्डनेस करो यानी तैयार रहो। लेकिन जब एक बार आपदा आ गई तो उसके बाद आपके पास क्या उपाय, या तो रेस्पॉन्स करो, प्रतिक्रिया, रिकवरी करो फटाफट, और रिकंस्ट्रक्शन करो, रीबिल्डिंग करो। जैसे कोरोना आने के बाद लोगों ने क्या किया, रेस्पॉन्स किया, तो गवर्नमेंट ने, हॉस्पिटल ने रेस्पॉन्स किया, लोगों ने रिकवरी की, फटाफट जो है कि सही हुए, और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की गई जल्दी से जल्दी। तो ये हम आपदा के बाद कर पाते हैं। इसी तरीके से अब यहां पर हम देखेंगे कि मेगा डाइवर्स देश के रूप में किसे जाना जाता है। तो भाई मेगा डाइवर्स देश के रूप में हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, लेकिन और भी ऐसे देश हैं जहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, जैसे चीन, भारत, अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। लोकार्ट की बात करेंगे तो एक सदाबहार फल वृक्ष है जो कि जापान में अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है। पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने एक पुस्तक लिखी थी, हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है इनकी पुस्तक के बारे में, तो इसे जरा अच्छे से याद कर लेना। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, हालांकि ये मैंने कल की क्लास में कराया था कि कच्छ की खाड़ी गुजरात में, और इसकी स्थापना 1995 में है, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भी दर्जा दिया गया, लेकिन यूनेस्को की लिस्ट में ये शामिल नहीं है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सागौन का जो वृक्ष होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है एमपी में, लगभग 29%, और ये एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है जो एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियों को गिरा देता है। और यहाँ पर अगर हम और बातें आगे देखें कि हिमालयी बिच्छू बूटी जिरोडिनिया डाइवर्सफोलिया का महत्व क्या है, कि यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है और यह हिंदू कुश क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है। यूपी में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया, कहाँ पे, लखनऊ में किया गया, 2003 में किया गया। अब आगे देखते हैं भूगर्भिक विरासत, भूगर्भिक विरासत स्थल और स्थान, जैसे राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पे खोला गया, तिरुचिरापल्ली यानी तमिलनाडु में। शिवालिक पार्क की बात करें तो सिरमौर में। स्ट्रोमेटालाइट ये जो पार्क है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और लोनार झील बुल्ढाना यानी महाराष्ट्र में अवस्थित है, लोनार झील। और यहाँ पे अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बिल्कुल हो चुके हैं, लास्ट पेज पर ही हम लोग चल रहे हैं। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कौन सी डॉल्फिन को, जो गंगा नदी में पाई जाती है। हीलियम की बात करें तो ये भी एक नोबल गैस है जो कि एक अक्रिय गैस है और ज्वलनशील, इसमें कोई जलने का कारण नहीं होता है, और इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरा जाता है, कि मौसम का ऑब्जर्वेशन करने के लिए गुब्बारों में भरा जाता है। और इसीलिए जो आप देखोगे बलून, जो एयर बलून होते हैं जो हवा में उड़ते हुए चले जाते हैं, तो हीलियम गैस के ही गुब्बारे होते हैं। डायनासोर का कब्रिस्तान, ये मोन्टाना राज्य को कहा जाता है जो कि पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। डायनासोर का एक कब्रिस्तान है। अब यहाँ पे इको मार्क की बात करें तो ये योजना 1991 में, इसके तहत साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल अधिसूचित किए गए हैं, और इन उत्पादों में औषधियां और प्रतिजैविकी नहीं होती है। और इको मार्क का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ या उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी संवेदनशील होते हैं, कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उसी को हम इको मार्क टैग देते हैं।
यूनेप के द्वारा MS स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि भी दी गई थी। हालांकि अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया और इस पर भी मैंने डिटेल से जो है कि सितंबर या फिर अक्टूबर की मैगजीन में डिटेल जो है कि इनके बारे में पूरा करंट अफेयर्स में टॉपिक को डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने विजन IAS को फॉलो किया है उन्हें ये इनके बारे में पता है, लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हो तो आप इनके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हो उस मैगजीन को फॉलो करके। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। WHO की स्थापना की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो प्लिस्टोसीन हिम युग में जो है कि ये हिमानीकृत हुआ। बंबई नेचुरल हिस्ट्री, ये कई बार प्रश्न पूछा था। बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको BNHS कहते हैं, इसकी स्थापना 1883 में अंग्रेजों के द्वारा एक NGO के रूप में की गई थी। एक NGO के रूप में की गई थी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया गया और इसका लोकार्पण जो स्मृति ईरानी जी है इन्होंने किया और इवन की ये 2019 नहीं 2020 के यूपी PCS में करंट के रूप में पूछ भी लिया गया ये प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों और हम लोग इसे खोजते हैं करंट अफेयर्स में। असल में ये हो गया आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड। मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में प्रारंभ हुआ था, जबकि यूपी PCS ने दरभंगा बिहार को माना, जो कि गलत है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि अगर ये दोबारा प्रश्न आता तो आप उसके सामने क्या ऑप्शन दे सकते हो। मान लो दरभंगा हटा के इस बार केवल होशंगाबाद MP ऑप्शन दे तो आपको सही लगा देना है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जो जलीय घास फूस है जो जल में पाई जाती है उसका नाम होता है इकोर्निया, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं आम भाषा में। इसे मूलतः अमेजन में पाया जाता है। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक भी कहता है। जलकुंभी आपने सामान्यतः हर जगह देखी होगी। और ये हमारा रहा लास्ट पॉइंट और लास्ट चैप्टर, लास्ट पेज। हर चीज से हम कहेंगे कि लास्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि समय रहते हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं और जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम। नेट मीटरिंग वर्ड बात करें तो ये परिवारों और उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए होता है कि आप कितना उत्पादन कर रहे हो सौर ऊर्जा का। सौर प्रकाश का नहीं, वो तो सूर्य करता है, लेकिन उसके प्रकाश का प्रयोग करके कितना आप उत्पादन कर रहे हो और कितना उसका उपयोग कर रहे हो, यानी सोलर पैनल वगैरह लगा के। तो इसे हम नेट मीटरिंग कहते हैं और ये काफी पॉजिटिव होता है जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। तो इसी के साथ आज हमारा एनवायरनमेंट का भी लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो जरा टोटल देख ले हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की बात मैं करूं तो इसको हमने 12 लेक्चर में कवर किया है। इंडियन पॉलिटी की मैं अगर बात करूं तो इसको हम लोगों ने 12 लेक्चर में कवर किया। बायोलॉजी की बात करूं तो इसको भी हम लोगों ने 8 लेक्चर में कवर किया। एनवायरनमेंट की बात मैं कर लूं तो इसको हमने 6 लेक्चर में कवर किया है। कितने? 6 लेक्चर में। और इसी के साथ कौन कौन सी क्लासेस अभी चल रही हैं दोस्तों, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है साथ में, ध्यान देना। और एक और सब्जेक्ट चल रहा है जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की भी लगभग 6 क्लासेस आज हो चुकी होंगी और इसके बाद जो है कि और भी क्लासेस आएंगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी भी 10 क्लासेस आएंगी। तो इस तरीके से अब बचेगा आपका एंशिएंट, मेडिवल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जल्दी ही निपट जाएगा क्योंकि हमारा टारगेट ही है 10 जनवरी तक इसे कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज को भी शुरू करेंगे पैरेलल ही। और PYQ सीरीज को हम लोग शुरू कर चुके हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ आप इसकी PDF को परचेस कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे मैसेज करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।